दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्यारा सा घर कहानी को शुरू से अंत तक सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत दिनों से चाहती थी अपने आदत घर की, पर घर बनवाना इतना आसान नहीं था जितना विशाखा ने सोचा था। विजय से मन की बात कही तो उसने कहा, घर अभी नहीं, अभी कुछ दिन पूर्व गाड़ी खरीदी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। अब अगर घर बनवाने के लिए लोन लेंगे तो घर का सारा बजट ही गड़बड़ा जाएगा। तुम्हारा और बच्चों का क्या? जब तक अपनी परेशानियों का रोना रोने लगोगे तब मैं अदना सा आदमी क्या कर पाऊंगा। जब तक मकान नहीं बन जाता तब तक ही परेशानी होगी, पर अपने घर में शिफ्ट होते ही किराए का पैसा बचेगा, उससे हम लोन चुकाते जाएंगे। विशाखा ने विजय को विश्वास दिलवाते हुए कहा था। तुम सोचती हो किराए के पैसे से लोन चुक जाएगा? लोन चुकाने का समय ज़्यादा ले लेना, तब किस्तें अवश्य बढ़ जाएगी, पर किस्तें चुकाने की रकम कम हो जाएगी। वह तो ठीक है, पर टाइम फ्रेम बढ़ने से ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा खर्च करके एक और मंजिल बना लेंगे, किराए का पैसा आएगा उससे मैनेज कर लेंगे। फिर समय के साथ तुम्हारा वेतन भी तो बढ़ेगा। तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान है, पर इतना याद रखना, सिद्धांत और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। बाद में अगर परेशानी हो तो मुझसे मत कहना। विजय ने झुंझलाते हुए कहा, पापा मान जाइए ना, हम अपने अनावश्यक खर्चों में कमी कर देंगे। शिल्पा और विराम ने विजय पर दबाव डालते हुए कहा। अब कोई उपाय ही नहीं था। विजय ने आखिर लोन के लिए आवेदन दे दिया। प्लॉट वह पहले ही ले चुके थे, नक्शा भी पास हो चुका था। महीने भर में ही लोन पास हो गया। इस बीच कई आंकड़े से बातें की, पर उनके रेट देखकर लगा कि काउंटर देने में तो बहुत पैसा लग जाएगा। अपने कई इस मित्रों से मिलने के पश्चात आखिर विशाखा अपनी मित्र सीमा के पास गई, जिसने कुछ दिन पहले ही घर बनवाया था। उसने बताया कि उसने बिना किसी आंकड़े के घर बनाया है। अपनी सहायता के लिए बस एक सुपरवाइजर किशोर रखा था, जो सब सामान के प्रबंध के साथ काम की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखता था। यहाँ तक कि वह मजदूरों का प्रबंध करने के साथ उन पर नियंत्रण भी रखता था। अगर वह मेरे घर की जिम्मेदारी भी संभाल ले तो अच्छा होगा। ठीक है, बात करके देखती हूँ। सीमा ने उसी समय किशोर का नंबर मिला। बात करने पर किशोर ने कहा, अभी तो मैं व्यस्त हूँ, पर एक महीने पश्चात मेरा यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तब मैं यह जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। नो प्रॉब्लम। अगर आदमी अच्छा और ईमानदार है तो इतना तो रुक ही सकते हैं। सीमा की बात सुनकर विशाखा ने उत्तर दिया। आखिर सीमा की मध्यस्थता में किशोर से सारी बातें तय कर ली गई तथा नियत तिथि पर काम भी प्रारंभ हो गया। ईंट गारे सीमेंट के अतिरिक्त मजदूरों को लाने का प्रबंध वही करता था। विजय के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के पश्चात वह साइट पर चली जाती। लगभग 5-6 घंटे अपनी निगरानी में काम करवाने के पश्चात घर लौटती तो थकान के बावजूद भी उसका तन मन खुशियों से ओत-प्रोत रहता। शायद अपने सपनों को आकार लेते देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि दिहाड़ी पर काम करने के बावजूद सभी मजदूर सदा खुश रहते तथा एक दूसरे की मदद करने को सदा तत्पर देखते। एक बार एक मजदूर रामू के 7 वर्षीय बच्चे को वायरल फीवर हो गया था। उसकी पत्नी नहीं थी, वही बच्चे को पिता के साथ माँ की जिम्मेदारी भी निभा रहा था। उस समय जितने दिन वह नहीं आया, उसके बच्चे की दवा का पूरा खर्चा उन सभी
मजदूरों ने आपस में मिलकर उठाया, क्योंकि उनका मानना था कि उसके काम पर न आ पाने से उसकी आय रुक गई है। सीमित बचत में उसे डॉक्टर की फीस के अतिरिक्त घर खर्च भी चलाना है। आज की स्वार्थी दुनिया में उनका आपसी भाईचारा तथा प्रेम भाव उसके लिए अनूठा था। सबसे अधिक आश्चर्य तो विशाखा को 7 महीने की पेट से औरत बसंती को देखकर हुआ, जो इस अवस्था में भी सिर पर 9 ईंटें रखकर अपनी ही कुशलता से काम कर रही थी, जितने कि अन्य मजदूर। उसके एक 5 वर्ष का बच्चा भी था, जो एक पेड़ के नीचे बैठा बालू मिट्टी से खेलता रहता या चुपचाप बैठा अपनी माँ को काम करते देखता रहता था। उसे कभी जिद करते या किसी बात पर मचलते नहीं देखा था, जबकि उनके उससे भी बड़े बच्चे जब तक अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर इससे अड़ जाते हैं कि जब तक उनकी बात न मान ले, यहाँ तक कि खाना पीना भी नहीं खाने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शायद उनकी अतिशय देखभाल उन्हें जिद्दी एवं आत्मक्रोधित बनाती जाती है, जिसके कारण उन्हें अपने अतिरिक्त अन्य किसी की परवाह नहीं होती। बसंती को ऐसी अवस्था में काम पर लगे देख विशाखा ने उसे मना किया, तो उसने कहा, मैम साहब, हम गरीब मजदूर काम नहीं करेंगे तो क्या स्वयं खाएंगे, क्या इस बच्चे को खिलाएंगे? हमें कुछ नहीं होगा, बाद में तो 1 महीने की छुट्टी लेनी ही है। आज का कमाया पैसा उस समय काम आएगा। अकेले एक के कमाने से घर नहीं चलता। बसंती का पति कमल भी राजगिरी के रूप में काम कर रहा था। सच इनकी जीजी बिसा देखने लायक थी। ये सब नींव के इससे पत्थर है, जिनके समविदुओं से न जाने कितनी ही इमारतों का निर्माण हुआ, किंतु फिर भी ये स्वयं टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को विवश है। एक दिन उनके कार्य का निरीक्षण कर रही थी कि एक मजदूर ने उसे चाय का गिलास पकड़ा। उसके मना करने पर किशोर बोला, ले लीजिए मैम साहब, हम सब पैसे इकट्ठा करके इस समय पास के ढाबे से चाय मंगवाते हैं। कितने की एक चाय है? 10 रुपए की। पास खड़े मिस्त्री श्याम ने उत्तर दिया, कल से चाय मेरी तरफ से, जितने की चाय आए उतना पैसा मुझसे ले लिया करना। विशाखा ने किशोर की ओर देखते हुए कहा। विशाखा की बात सुनकर वे सभी खुश हो गए। उसे लगा आज तक उसने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कम से कम इन गरीब मजदूरों को चाय पिलाकर ही कुछ पुण्य कमा ले। वैसे भी मालिक का काम नौकर से सिर्फ काम लेना ही नहीं है, वरन उसके मन को भी संतुष्ट रखना है, जिससे वह मालिक के साथ तारतम्य स्थापित कर पाए। नौकरानी लीला को चाय देते देखकर एक बार उसकी सासू माँ ने उससे कहा था कि नौकरों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जहाँ तक चाय का प्रश्न है, उन्हें चाय पिलाकर उसका आदी नहीं बनाना नहीं चाहिए। पर उसका मानना था कि एक छोटी सी चाय की प्याली से हम इनके दिल में जगह बना लेते हैं। यही कारण था कि लीला उसके घर बहुत सा ऐसा काम भी कर देती थी जो वह दूसरों के घर नहीं करती थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, विशाखा को ऐसा महसूस होने लगा था कि घर बनाना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। दीवारें खड़ी करना आसान है, पर पानी और बिजली की लाइनें खींचने के अतिरिक्त कारपेंटर और टाइल्स लगवाने का काम बेहद ही कठिन है। दीवारें खींचने के साथ ही बिजली और पानी के पाइप डालने थे। अंततः इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को फिक्स किया गया। कारपेंटर को भी बुलाया गया, क्योंकि
दीवारों के साथ खिड़की और दरवाजों की चौखट लगानी थी। मिस्त्री के काम के साथ यह सब काम भी प्रारंभ हुए। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, पर फिर कभी कारपेंटर गायब हो जाता तो कभी इलेक्ट्रीशियन, कभी मिस्त्री तो कभी मजदूर ही नहीं आते। वह फोन करती तो कभी स्विच ऑफ रहता तो कभी अनरीचेबल, कभी घंटी जाती तो कभी उठता कभी नहीं, कभी उठता भी तो कभी वे बीमारी का बहाना बनाते तो कभी कहते बस अभी आ रहे हैं। कई कई दिन बीत जाते, कोई आने का नाम ही नहीं लेता था। उनकी मनमर्जी के कारण काम तो रुक ही रहा था, साथ में परेशानी भी हो रही थी। पैसा भी पानी की तरह बह रहा था। विजय को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने सीधी सपाट आवाज में कहा, तुम्हें ही बंगले की चाह थी। इतने रुपयों में एक आधा फ्लैट भी आ जाता और मजदूरों से इस तरह जूझना भी नहीं पड़ता। तुमने काम प्रारंभ करवाया है तो तुम ही भुगतो। मुझे तो भाई इन सब पचड़ों से दूर ही रखो। अगले हफ्ते विदेशी डेलीगेशन के सम्मुख प्रेजेंटेशन देना है, कहकर उन्होंने निर्लिप्त भाव से अपने लैपटॉप पर नजरें चढ़ा दी। विजय प्रारंभ से ही ऐसे थे। उन्हें अपने काम के अतिरिक्त अन्य किसी बातों से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों का स्कूल सर्च करना हो, उनका एडमिशन करना हो या बच्चों के लिए शॉपिंग ही क्यों न करनी हो, और तो और उन्हें अपने स्वयं के कपड़ों की भी चिंता नहीं रहती थी। उससे ही सब सहना और करना पड़ता था, पर इसमें विजय का भी दोष नहीं था। विवाह होने के पश्चात उसने स्वयं ही विजय की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। अब जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, तब स्वयं अपनी इच्छा से ओढ़ी हुई जिम्मेदारियां बोझ लगने लगी है। हाँ, इतना अवश्य है कि उन्होंने खर्चों का कभी कोई हिसाब नहीं लिया था। मम्मा, भूख लगी है, जल्दी खाना दो, विराम ने किचन में आते हुए कहा। हाँ बेटा, बस 5 मिनट। विराम की आवाज़ सुनकर बेचारों के भंवर से बाहर निकलते हुए विशाखा ने उत्तर दिया, मम्मा, आपने डोसा बनाया? नहीं बेटा, भूल गई, कल आज से बना दूंगी। मम्मा, रोज कल कल करती रहती हो। आज मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, रूठते है, विराम ने कहा। प्लीज बेटा खा लो, कल अवश्य बना दूंगी। खा भी लो विराम। देखा नहीं मम्मा कितनी थक गई है, शिल्पा ने उसे मनाते हुए कहा। तुम कहती हो तो ठीक है, पर रोटी सब्जी नहीं, ब्रेड सैंडविच खाऊंगा, पर कल डोसा ही खाऊंगा। वीरा ने अपनी बात पर काम रखते हुए कहा। आज तो बना ही, वही खा लो। मम्मा कहते रही है कल बना देगी, शिल्पा ने मनोहर करते हुए कहा। नहीं, मैं ब्रेड सैंडविच ही खाऊंगा। तुमने इसे बहुत जिद्दी बना दिया है। अब तो न घर में चैन है और न ऑफिस में। विजय ने बहस पर विराम न लगाते देखकर झुंझलाकर कहा था, तथा अधूरा खाना खाए उठाकर चले गए। विजय की डांट सुनकर विराम रोने लगा। अंततः विशाखा ने उसे ब्रेड सैंडविच बनाकर दिया तो तब उसने खाया। घर बाहर दोनों की जिम्मेदारियों से अकेली जूझते हुए समझ नहीं पा रही थी कि विराम तो विराम, विजय भी उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि विराम से 4 वर्ष बड़ी 14 वर्षीय बेटी शिल्पा न केवल उसकी समस्या को समझ पा रही है, वरना सहयोग भी दे रही है। उसने शिल्पा को घर की डुप्लीकेट चाबी दे रखी थी, जिससे उसे आने में कभी देर सवेर हो जाए तो वह घर आकर स्वयं खाना खा सके तथा विराम को भी खिला सके। वह विराम को न केवल खाना खिलाती, वरना उसके होमवर्क में भी उसकी सहायता करने के साथ साथ मेड से भी काम करवा लेती। तब उसे लगता कि न जाने क्यों लोग पुत्री के होने पर मातम मनाते हैं, यहाँ तक कि स्वयं स्त्रियां भी पुत्री होने पर मायूस हो जाती है।
जबकि पुत्री न केवल माँ के नज़दीक होती है, वरना जब तक अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ की भी आंशिक जिम्मेदारी वहन करने में पीछे नहीं हटती। काम निपटा कर वह कमरे में गई तो पाया विजय सो गए हैं। कहीं कोई ऑफिस की परेशानी तो नहीं है, वरना वह इससे कभी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। इतने दिनों से उन दिनों में ठीक से बात भी नहीं हुई थी। उस रात उसे भी ठीक से नींद नहीं आई। दूसरे दिन विशाखा साइट पर पहुंची। बिजली वाला तो हफ्ते भर गायब रहने के पश्चात आ गया था, पर नल वाला नहीं आया था। उसको फ़ोन कर रही थी, पर स्विच ऑफ बता रहा था। तभी पड़ोसन रमा आ गई। वह बड़ी भली भी थी, वक्त ज़रूरत चाय पानी के लिए भी पूछ लिया करती थी। उसकी परेशानी का कारण जानकर उसने सहज स्वर में कहा, विशाखा, तुम व्यर्थ परेशान हो रही हो। यह सब तो सामान्य समस्याएं हैं। अरे, घर बनवाना अंगारों पर चलने के समान है। जैसे गर्भस्थ शिशु को आकार लेने में 9 महीने लगते हैं, उसी प्रकार एक घर को आकार लेने में कम से कम 9 महीने लग ही जाते हैं। तुम एक नन्ही 2-2 घर बना रही हो। अभी तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं और तुम हिम्मत हारने लगी। रमा की बात गलत नहीं थी। दरअसल वह 2 मंजिला घर बनवा रही थी, एक अपने लिए तथा एक किराए पर उठाने के लिए। उसका विचार था किराए पर उठाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित होने के साथ अतिरिक्त आय भी देगा, जिससे किस्तें चुकाने में आसानी होगी। और फिर वक्त के साथ अगर विराम को इसी शहर में काम मिल गया तो उसे ऊपर वाला भाग दे देंगे और स्वयं नीचे रहेंगे। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर बनाएं एवं उनके विवाह होने के पश्चात स्वयं ही बच्चे को अलग रहने के लिए प्रेरित करें, जिससे वह अपनी जिम्मेदारी समझ सके। वैसे भी एक उम्र के पश्चात कोई भी अपनी जिंदगी में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता, चाहे वह अपना ही खून क्यों न हो। नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है। ये नल वाले आधा अधूरा काम करके हफ्ते गायब हो जाते हैं। बस यही बात परेशान करती है। मन में आते विचारों को रोककर रमा ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है विशाखा, पर ये लोग भी क्या करें। सिर्फ एक जगह काम करने से तो उनका गुजारा हो ही नहीं सकता। अतः यह लोग 4-5 जगह काम पकड़ लेते हैं तथा सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। तुम्हारा मतलब है हफ्ते यहाँ एक हफ्ते वहाँ? हाँ। ओ नो, इनसे जल्दी काम कराने का उपाय क्या है? क्या पैसे बढ़ा देने से वे कार्य जल्दी कर देंगे? यह तो मैं नहीं कह सकती, पर इतना अवश्य कह सकती हूँ कि अगर मेरा काम जल्दी कर दिया तो मैं बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त रुपए दे दूँगी। चाहो तो राशि भी बता सकती हो। आखिर रमा की राय काम आई और वे जल्दी काम करने लगे। उसे भी लगा 20-30 हज़ार अतिरिक्त खर्च करके अगर काम शीघ्रता से हो जाए तो क्या बुराई है। मैम साहब, मिठाई खाइए। कमल और बसंती को बेटी हुई है। कमल ने मिठाई भिजवाई है। बेटे के बाद उसे एक बेटी की चाह थी। अपनी चाह के पूरा होने पर वह बेहद खुश है। एक दिन साइड पर आते ही किशोर ने मिठाई का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। किशोर की बात सुनकर अच्छा लगा। अब इन निम्न वर्गीय लोगों को भी हम दो हमारे दो की धारणा पर विश्वास होने लगा है। हो भी क्यों न, आखिर अब सभी अपने बच्चों को उचित संस्कार के साथ उचित शिक्षा भी देना चाहते हैं। 11वें दिन नामकरण संस्कार पर कमल ने सबको बुलाया था। सभी मजदूरों ने रुपए एकत्रित करके कपड़े, टॉवल तथा मच्छरदानी दी। विशाखा के मन में शंका थी कि
जाऊं या ना जाऊं। आखिर मन ने कहा, जब कमल ने बुलाया है तो उसे जाना चाहिए। उसने बच्ची के लिए चांदी की पायल खरीदी और किशोर के साथ गई। कमल उसे देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। शायद उसे उसके आने की आशा नहीं थी। वह उसे बसंती के पास ले गया तथा एक कुर्सी डालकर उसे बैठने के लिए कहा। बसंती भी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मेम साहब, आप आएंगी? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहते हुए बसंती का चेहरा खिल उठा। यह तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है बसंती। विशाखा ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर न देते हुए बगल में लेटी पुत्री को देखकर कहा तथा पर्स से पैकेट निकालकर उसे पकड़ा दिया। इतनी देर में कमल की बहन एक प्लेट में मिठाई लेकर आ गई। मिठाई का पीस उठाया तथा कमरे पर नजर दौड़ाई तो व्यवस्थित कमरे को बसंती की सुघड़ता की कहानी बयान करते पाया। सच, एक कमरे के घर को भी इंसान अपनी सुघड़ता से रहने योग्य बना सकता है। जब वहाँ से चली तो मन में बेहद सुकून था। सहज, सरल एवं कम संसाधनों के साथ संतुष्टि से भरा जीवन जीना एवं प्यार और आदर देना कोई इनसे सीखे। तथाकथित बड़े लोग इनको छोटा समझकर इनके सुख दुख में काम आना अपनी शानो शौकत पर धब्बा समझते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि ये नीम के ऐसे पत्थर हैं जिनके बल पर हमारी शानो शौकत के महल खड़े हैं। अगर एक भी पत्थर हिल जाए तो हमारे महल भरभरा कर गिर जाएंगे। बिजली की फिटिंग के साथ नल तथा टाइल्स इत्यादि पसंद करने थे। गनीमत यह थी कि इस काम में सहयोग देने के लिए विजय तैयार हो गए। मॉड्यूलर किचन के डिजाइन के साथ अन्य कमरों के फर्नीचर भी उन्होंने अपनी पसंद की मुहर लगाकर उसे चिंता मुक्त कर दिया था। ले देकर 14 महीनों में घर बन गया। गृह प्रवेश का छोटा सा आयोजन कर आखिर विशाखा एंड कंपनी ने अपने सपनों के घर स्वप्न विला में प्रवेश किया। विजय जहां विशाखा की मेहनत सब बताते हुए फूले नहीं समा रहे थे, वही विराम और शिल्पा अपने अलग अलग कमरे पाकर प्रफुल्लित थे। अपना सामान कहाँ कैसे रखना है की योजना के अनुसार अपना कमरा सेट करने में लगे हुए थे। इसी बीच उसने ऊपर की मंजिल पर टूलेट की तलखी लगा दी। साथ ही मकान.com, ILX तथा Quikr.com में घर की फोटो सहित इंस्टॉल करा दिया। अनेकों फोन आने लगे। विशाखा फोन पर ही घर में रहने को इच्छुक व्यक्तियों से सारी जानकारी लेती तथा छोटी फैमिली वालों को घर देखने को बुलाती, क्योंकि उसे लगता था जितनी बड़ी फैमिली होगी उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी तक वह घर बनवाने से लगी हुई थी, अब किराएदार के चयन में लग गई। किसी के आने का समाचार सुनकर वह घर की सफाई करवाती, क्योंकि उसका मानना था कि साफ सुथरा पर घर सबको अच्छा लगता है। लोगों के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। एक ने घर देखा तो कहा, घर तो बहुत अच्छा है पर इसमें अलमारियां नहीं है, सामान रखने में परेशानी होगी। दूसरे ने कहा, किराया बहुत अधिक है, थोड़ा कम कीजिए। तीसरे ने कहा, आपने टाइल्स इतने लाइट कलर के लगाए थे, बच्चों के घर में पूरे दिन पोछा ही लगाते रह जाएंगे। आखिर चौथा मनचाहे रेट पर घर लेने को तैयार हो गया। तब चैन की सांस ली, वरना मन से बनाए घर में यूं कमी निकालते देख मन कसमसा उठा था। मन कहता न लेना हो तो न लो, पर कमी तो न निकालो।
स्थिति यह आ गई थी कि कभी उसे लोगों को रिजेक्ट करते देख तथा कभी लोगों को घर को रिजेक्ट करते देख वह घर भर की निगाहों में हंसी का पात्र बनने लगी थी। मम्मा, आप घर को लड़की की तरह सजा संवार कर पेश करती हो तथा रिजेक्ट होने पर उसी की तरह निराश हो जाती हो। ऐसे ही किसी के घर को रिजेक्ट करके जाने के पश्चात एक दिन विराम ने कहा था, घर लड़की नहीं लड़का है, लड़के का भी तो ठीक बजा कर सौदा किया जाता है। अगर लड़की वालों को पसंद आता है तो ठीक बना दूसरा ढूंढते हैं। शिल्पा भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। अरे तुम लोग भी क्या टॉपिक लेकर बैठ गए। यह घर लड़का या लड़की नहीं, हमारा अपना घर है। तुम्हारी मम्मा के अथक परिश्रम का परिणाम। तुम्हारी मम्मा के अपनों का महल स्वप्न बिला। विजय ने विशाखा की ओर प्यार से निहारते हुए कहा था। विजय की बात सुनकर जहां शिल्पा और विराम चुप हो गए थे, वहीं विशाखा को इस बात की प्रसन्नता थी कि पहली बार विजय ने उसके परिश्रम को सराहा है। पर विराम और शिल्पा के शब्दों ने उसके मन मस्तिष्क में झंझावात उत्पन्न कर दिया था। यह सच है कि हर मकान मालिक अपनी पसंद के अनुसार घर बनवाता है तथा उसकी अच्छाइयों के साथ किराएदार को देखता है और किराएदार घर को अपनी पसंद नापसंद के अनुसार पसंद या नापसंद करते हैं। पर विराम और शिल्पा द्वारा कही लड़के लड़की वाली बात उसे भी बार बार सोचने को मजबूर कर रही थी कि घर लड़के का प्रतीक है या लड़की का। बार बार सोचने के पश्चात उसके मन से यही आवाज़ निकल रही थी कि घर लड़का या कि नहीं, घर है सिर्फ एक आदत घर। लड़की विदा होकर ससुराल चली जाती है और लड़का विवाह होते ही अलग घर बसा लेता है। पर घर तो ताम्रो अपने मालिक के साथ रहता है, उसके मानसिक सहारे के साथ आर्थिक सहारा भी बनता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।